Hi everyone, I am Shivani and in today's video we are going to talk about plant growth regulators under the plant hormones. सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे फाइटो हार्मोन, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन एंड सीड डॉर्मेंसी जो सीड बायोलॉजी के अंडर आता है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी एंड प्लांट मूवमेंट्स। तो इस यूनिट में हम ये सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो वेरियस टाइप की होती है। ओपन फॉर्म हमें देखने को मिलती है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ अगर होती है ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसे कहा जाता है ओपन फॉर्म। सेकेंड इज द इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इसलिए कहा जाता है कैन नॉट बी रिवर्स्ड इफ दैट इज परमानेंट, मतलब एक बार अगर प्लांट बढ़ गया है तो उसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट उसमें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी होती है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो है दो टाइप की है। एक है जिसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे फ्लावर है, फ्रूट है, लीफ है, तो डिटरमाइन स्ट्रक्चर है कि ये इसी अप टू साइज इतना ही इनका साइज ग्रो करेगा, इससे ज़्यादा ये ग्रो नहीं करेंगे, दैट इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट इज द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं प्लांट के जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, दैट इज रूट स्टेम, कि कितनी इसकी रूट ग्रो करेगी, कितनी इसकी लंबी होगी रूट्स, और कितने इसकी स्टेम जो है वो थिक मोटी हो गई या कितना लंबी होगी, वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं। एंड नेक्स्ट इज द मेजरेबल ग्रोथ इन द प्लांट कैन बी मेजर्ड बाय ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर डिवाइस होती है जो यूज़ की जाती है प्लांट की लेंथ को मेज़र करने के लिए, और क्रेस्कोग्राम भी यूज़ किया जाता है या पेफर्स ऑक्सीनोमीटर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट इज अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है एसिंक्रोनाइज्ड होती है। एसिंक्रोनाइज का मतलब है एक सेल डिवाइड करके टू सेल बनाता है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 से 6। इस तरह से हमारे पास एक सेल है। अब ये एक सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने के बाद इस तरह से 2 सेल की फॉर्मेशन होती है। देन इसमें 1 सेल जो है वो परमानेंट हो जाता है एंड दूसरा सेल जो है मेरिस्टेमेटिक रहता है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है उसमें हमें फर्दर डिवीजन देखने को मिलती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो 2 सेल बनाएगा और परमानेंट सेल जो है वो परमानेंट रहेगा। इस तरह से फर्दर हमें फिर 3 सेल देखने को मिलते हैं। अब 3 सेल जब हो जाते हैं तो 2 सेल जो परमानेंट हो जाते हैं और एक सेल जो है मेरिस्टेमेटिक रहता है। फर्दर इस मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन होता है और ये दो में डिवाइड होता है। जो ऑलरेडी परमानेंट थे वो परमानेंट ही रहेंगे। देन जब ये 4 सेल्स जब हो जाते हैं उसके एक सेल मेरिस्टेमेटिक रहता है और 3 सेल जो है फिर से परमानेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से ये डिवीज़न होती है। डिवीज़न के साथ साथ इसमें डिफ्रेंशिएशन भी आती है, मतलब परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक सेल में ये डिफ्रेंशिएट भी होते हैं। तो ये एसिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ होती है। सेकेंड जो ग्रोथ होती है दैट इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। सिंक्रोनाइज्ड ये ग्रोथ होती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो एक सेल है, एक सेल डिवाइड किया उससे 2 सेल बने। अब 2 सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करेंगे और इनसे 4 सेल बनेंगे। अब ये 4 सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करेंगे और इनसे 8 सेल बनेंगे। इस तरह से ये डिवीज़न हमें देखने को मिलती है। तो इसमें डिवीज़न तो हो रही है लेकिन कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट की डिफ्रेंशिएशन नहीं है। सभी सेल मेरिस्टेमेटिक होते हैं और फर्दर डिवाइड करते रहते हैं। तो इस तरह की डिवीज़न को कहा जाता है सिंक्रोनाइज्ड डिवीज़न। और ये डिवीज़न हमें ह्यूमन में भी देखने को मिलती है। ह्यूमन की जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसमें हमें ये डिवीज़न देखने को मिलती है। जो इनिशियल स्टेज की जो जाइगोट की डेवलपमेंट होती है वो ज्योमेट्रिक डिवीज़न होती है। सिंक्रोनाइज जिसमें डिवीज़न हमें देखने को मिलती है 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8, इस तरह से डिफरेंट जो सेल्स होते हैं मास ऑफ सेल जो है डिवाइड करते हैं। देन इसके बाद लेटरल जाइगोट जब डिवीज़न हो जाती है तो अर्थमेटिक उसमें डिवीज़न देखने को मिलती है, एसिंक्रोनाइज्ड वो हो जाता है। इस तरह से ह्यूमन एम्ब्रियो में भी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ रेट की। तो उसके लिए जो ग्राफ होता है उसके लिए एग्जांपल है रूट इलोंगेशन। रूट के लिए ग्राफ है, एक तरफ हम टाइम को ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम ग्रोथ रेट को लेते हैं। इस तरह से हमें ये ग्राफ देखने को मिलता है रूट इलोंगेशन का। और इसके लिए जो इक्वेशन होती है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। तो ये हमारे पास L0 है इस तरफ, और ये हमारे पास ये जब इसकी ग्रोथ बढ़ती है तो उसे कहा जाता है L0 प्लस RT।
एल नॉट जो है इसकी इनिशियल ग्रोथ है, इनिशियल ग्रोथ को कहा जाता है एल नॉट, और इसकी जो फाइनल ग्रोथ होती है उसे कहा जाता है एल टी। आर जो है वो ग्रोथ रेट है एंड टी जो है टाइम है। तो डायरेक्ट ये इक्वेशंस पूछी जाती हैं। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल लीफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द डेसिडुअस प्लांट में, तो इसमें हमें जो ग्राफ देखने को मिलता है, फर्स्ट लैग फेज, देन लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज आती है, और उसके बाद डिक्लाइन जब ये करता है तो डेथ फेज इसमें हमें देखने को मिलती है। लॉग फेज को एक्सपोटेंशियल फेज भी कहा जाता है, और मैक्सिमम ग्रोथ जो देखने को मिलती है इस लॉग फेज में ही देखने को मिलती है। इसके लिए इक्वेशन होती है डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी। इसमें ई जो होता है वो बेस ऑफ लॉगरिथम होता है। नेक्स्ट हम डेसिडुअस प्लांट की अगर हम बात करें, तो स्प्रिंग सीजन में इसमें न्यू लीव्स आती हैं, तो लैग फेज इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द समर लीव्स जो है वो मैक्सिमम होती हैं, इसलिए एक्सपोटेंशियल ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो लॉग फेज में फिर देखने को मिलती है। नेक्स्ट ड्यूरिंग द विंटर लीव्स जो है वो कांस्टेंट रहती हैं, स्टेशनरी रहती हैं, एंड ऑटम सीजन में फिर लीव्स फॉल हो जाती हैं, डिक्लाइन फेज या डेथ फेज इसे कहा जाता है। ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन की वजह से हमें इसमें जो है इस तरह से ये फेज देखने, एस शेप ये कर्व देखने को मिलती है। स्प्रिंग सीजन में जो है लैग फेज होता है, देन इसमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है समर सीजन में, एंड स्टेशनरी ये हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर, एंड ऑटम में फिर ये डिक्लाइन करके डेथ फेज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम फेज ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो इस तरह से हमारे पास एक प्लांट है जिसमें अपरली उसकी शूट जो है वो अपेक्स है, एंड रूट जो है इस तरह से रूट अपेक्स है। जो सेल्स होते हैं अपेक्स ऑफ द शूट एंड द रूट, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये कंटिन्यूस डिवाइड करते हैं। तो हमें ग्रोथ में 3 फेज देखने को मिलती है। फर्स्ट फेज होती है मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसमें कंटिन्यूस डिवीजन होती है। देन इसके बाद फेज ऑफ इलोंगेशन देखने को मिलता है, एंड थर्ड फेज है फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसे फेज ऑफ मैचुरेशन भी कहा जाता है। तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल जो रूट में प्रेजेंट है, ये कंटिन्यूस डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इनके जब सेल इलोंगेट हो जाएंगे, तो देन इलोंगेशन फेज हमें देखने को मिलती है। इलोंगेशन फेज जब हो जाती है, उसके बाद जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं, परमानेंट सेल्स में फॉर्म हो जाते हैं, और एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। जब इनमें डिफरेंशिएशन हो जाती है तो हमें देखने को मिलती है जोन ऑफ मैचुरेशन। इस तरह से जोन ऑफ मैचुरेशन इनमें होती है। इसी तरह से शूट अपेक्स में भी सेम होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यू डिवाइड करते हैं, देन इसमें इलोंगेशन फेज देखने को मिलती है, एंड इलोंगेशन के बाद जो सेल जो है वो परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन और बिकम परमानेंट हो जाते हैं, और उसे डिफरेंशिएशन जोन कहा जाता है या जोन ऑफ मैचुरेशन कहा जाता है। तो ये हमें देखने को मिलती है फेज ऑफ ग्रोथ। फेज ऑफ ग्रोथ हमने 3 तरह की पढ़ी। जो मेरिस्टेमेटिक जोन होती है, सेल्स कंटिन्यूस में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट इसमें देखने को मिलता है, और सेल के बीच के कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन कहा जाता है, जो इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूस डिवाइड कर रहे हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो कि सेलुलोजिक होती है। इलोंगेशन फेज की अगर बात करें, सेल इलोंगेट करते हैं, इंक्रीज वैक्यूलेशन इनमें इंक्रीज हो जाती है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन देखने को मिलती है। थर्ड जो मैचुरेशन जोन होती है, सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं एंड परमानेंट बन जाते हैं, एंड परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को। इस तरह से ये फेज ऑफ ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कहा जाता है ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज नोन एज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट 2 तरह का होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड सेकंड इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। ये इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब है टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में टोटल जो ग्रोथ हुई है उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट ग्रोथ। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ इज इक्वल टू फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ इज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ। सेकेंड हम बात करते हैं रिलेटिव ग्रोथ की। रिलेटिव ग्रोथ जो होता है ग्रोथ रेट इन रिलेशन टू, रिलेटिव से याद रखेंगे, रिलेशन टू इनिशियल ग्रोथ से इसका रिलेशन होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है रिलेटिव ग्रोथ इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। इस तरह से रिलेटिव ग्रोथ रेट को निकाला जाता है। एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक लीफ है, लीफ ए, जिसमें कि इसकी इनिशियल जो ग्रोथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसमें फाइनल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और ये हमने इनिशियल ग्रोथ को लिखा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इसकी फाइनल ग्रोथ को लिखा दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास एक लीफ बी होता है जिसमें भी इनिशियल जो है ग्रोथ उसकी 50 सेंटीमीटर है। इस तरह से इनिशियल ग्रोथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है एंड फाइनल ग्रोथ जो है इसकी 55 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमने दो लीफ ली है जिनकी इनिशियल और फाइनल ग्रोथ को हमने मेजर किया। अगर हम इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो होता है दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है वो 5 सेंटीमीटर आती है। इसी तरह से लीफ बी की भी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अगर हम निकालें तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है वो दोनों लीव्स का तो सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट की, और रिलेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसकी जो ग्रोथ आती है दैट इज 100%। और रिलेटिव ग्रोथ रेट अगर हम बी लीव की निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल दैट इज 5/50 एंड 10%। इस तरह से रिलेटिव ग्रोथ जो है वो बी की हमें देखने को मिलती है। तो हम रिलेटिव ग्रोथ जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लास्टिसिटी का मतलब है रिस्पॉन्ड ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट इन डिफरेंट एनवायरमेंट सिचुएशंस इज नोन एज प्लास्टिसिटी। मतलब कि रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट का क्या रिस्पॉन्स होता है और उसके पार्ट्स का क्या रिस्पॉन्स होता है जब उसमें एनवायरमेंट कंडीशन जो है वो अलग उसमें दी जाती हैं। और इसके लिए हम एग्जांपल, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हिट्रोफिली। हिट्रोफिली जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स हमें देखने को मिले उसे कहा जाता है हिट्रोफिली। हिट्रोफिली भी दो तरह का होता है, डेवलपमेंट हिट्रोफिली एंड एनवायरमेंट हिट्रोफिली। अगर हम डेवलपमेंट हिट्रोफिली की बात करें तो डेवलपमेंट में डिफरेंट फेजेस आती हैं जिसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स आती हैं, उसे डेवलपमेंट हिट्रोफिली कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कोरिएंडर में, कॉटर में एंड लक्स पर जिसे डेल्फिनियम कहा जाता है। तो अगर हम कोरिएंडर को देखें तो कोरिएंडर की जो लीफ होती हैं स्टार्टिंग की फेज में इसमें लीव्स हमें प्रॉपर बड़ी लीव्स देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे ही सीजनल वेरिएशन हो जाती है और ये थोड़ा ग्रो कर जाता है तो इसमें क्योंकि सीड की फॉर्मेशन होनी होती है तो इसकी लीव्स जो होती हैं वो निडल लाइक हो जाती हैं। इस तरह से हमें इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स जो है वो कोरिएंडर में देखने को मिलती है। तो ये एग्जांपल है डेवलपमेंट हिट्रोफिली का। सेकंड हम बात करते हैं एनवायरमेंट हिट्रोफिली कि एनवायरमेंट अगर अलग अलग है तो भी उसकी लीव्स जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल बटरकप रेननकुलस फैमिली की अगर हम बात करें तो लैंड का जो इसका प्लांट होता है उसमें लीव्स इस तरह की देखने को मिलती है, और एक्वेटिक जो प्लांट होता है उसमें लीव्स जो है वो डिफरेंट हमें देखने को मिलती है। तो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट हिट्रोफिली भी दो तरह की हिट्रोफिली होता है। तो प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है हिट्रोफिली। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अब, फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं दैट इज टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। देन इंट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं सेकंड, और इंट्रिंसिक भी दो तरह के होते हैं, इंट्रासेलुलर फैक्टर दैट इज जेनेटिक फैक्टर जो है वो इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर हैं। एंड सेकंड हम इसमें डिस्कस करते हैं इंटरसेलुलर फैक्टर। तो इंटरसेलुलर फैक्टर हैं प्लांट हार्मोन्स जिन्हें फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। ये इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट हार्मोन जो है वो किस तरह के फैक्टर हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर है या एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। तो हम बता सकते हैं कि वो इंट्रिंसिक फैक्टर है। और इंट्रिंसिक भी कैसा है, वो इंट्रासेलुलर है या इंटरसेलुलर है। तो इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं प्लांट हार्मोन। अब हम आगे इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फाइटो हार्मोन की अगर बात करें तो ये भी दो तरह के होते हैं, ग्रोथ एक्टिवेटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ एक्टिवेटर जो होते हैं दैट इज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिक एसिड। और ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें तो एब्सिसिक एसिड एंड सेकेंड इज इथाइलिन। तो इथाइलिन जो है वो ग्रोथ एक्टिवेटर भी होता है एंड ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है, लेकिन इसे फर्स्टली जो है वो कैटेगरी इनहिबिटर की कैटेगरी में ही रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन का केमिकल नेचर कैसा होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं इंडोल डेरिवेटिव। इंडोल डेरिवेटिव जो हार्मोन होता है दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो इंडोल डेरिवेटिव है और ऑक्सिन होता है IAA। इंडोल एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज ऑक्सिन। ऑक्सिन को कहा जाता है और ऑक्सिन का प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन।
और ट्रिप्टोफैन जो है वो कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है और इसमें भी एंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड जो है दैट इज़ ट्रिप्टोफैन। इसमें एरोमेटिक रिंग होती है, इंडोल रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए ये प्रिकर्सर होता है ऑक्सिन का। तो ऑक्सिन में भी प्रेजेंट होती है इंडोल रिंग्स और ऑक्सिन इज ऑल्सो नोन एज इंडोल एसिटिक एसिड इसे कहा जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं प्यूरिन डेरिवेटिव्स। तो प्यूरिन डेरिवेटिव जो होता है दैट इज साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है वो प्यूरिन डेरिवेटिव है और प्यूरिन भी कौन सा प्यूरिन, दैट इज एडेनाइन। एडेनाइन डेरिवेटिव ये होता है, AMP इसे कहा जाता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 6-फॉस्फोराइल अमीनो प्यूरिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव जो फाइटोहार्मोन है दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज ए कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्पीन्स डेरिवेटिव। तो टर्पीन डेरिवेटिव है दैट इज जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड जो होते हैं वो टर्पीन डेरिवेटिव है। टर्पीन जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं, तो डाई टर्पीन का ये डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसियस। तो गैसियस जो हार्मोन है दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H4। ये एक गैसियस हार्मोन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। फर्स्ट हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन, इट ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटोहार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। टर्म हार्मोन दिया है स्टेरलिंग ने, इन फाइटोहार्मोन टर्म दिया है थाइमन ने। फर्स्ट डिस्कवर फाइटोहार्मोन दैट इज ऑक्सिन। सबसे पहले ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई थी। ऑल फाइटोहार्मोन वर डिस्कवर्ड बाय चांस, लेकिन बाकी जो फाइटोहार्मोन है सभी फाइटोहार्मोन की जो डिस्कवरी हुई है बाय चांस हुई है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी इसे कहा जाता है या सेरेंडिपिटी इसे कहा जाता है। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन इंडोल डेरिवेटिव होता है, इसे IAA कहा जाता है, इंडोल एसिटिक एसिड कहा जाता है। और ऑक्सिन का जो प्रिकर्सर होता है दैट इज ट्रिप्टोफैन। अगर हम ट्रिप्टोफैन की बात करें, ये कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड होता है, इसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे एरोमेटिक अमीनो एसिड कहा जाता है। एंड इट ऑल्सो कंटेन द एंडोल रिंग, और इसमें भी एंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन की अगर हम बात करें, ऑक्सिन फाइटोहार्मोन की डिस्कवरी की बात करें, वॉज कम इन टू द लाइट ड्यू टू द वर्क ऑफ डार्विन। क्योंकि डार्विन जो है वो काम कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म पे, जिसकी वजह से ऑक्सिन की भी डिस्कवरी होती है। तो चार्ल्स डार्विन एंड इनके जो सन थे फ्रांसिस डार्विन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोट्रॉपिज्म ऑन कैनरी ग्रास दैट इज फेलेरिस कैनरेंसिस। तो उन्होंने देखा कि जब वो वर्क कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म पे, जब ये काम कर रहे थे, ही ऑब्जर्व दैट कोलियोपेटाइल ऑफ कैनरी ग्रास ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, कि जो कैनरी ग्रास की कोलियोपेटाइल है जैसे ही लाइट उस पर गिरती है तो उसका कोलियोपेटाइल जो है वो लाइट की तरफ बेंड होता है। इसलिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो है फोटोट्रॉपिज्म का किया था, जिसकी वजह से आगे फिर ऑक्सिन की डिस्कवरी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इन्होंने जो कोलियोपेटाइल होती है कैनरी ग्रास की, इस तरह से ये कोलियोपेटाइल है कैनरी ग्रास की, और अगर उस पर वो लाइट दे रहे थे तो लाइट की वजह से ये बेंडिंग इनको देखने को मिलती है कोलियोपेटाइल की टुवर्ड्स द लाइट, और उसे इन्होंने फोटोट्रॉपिज्म कहा था। इस तरह से ये बेंडिंग जो है कोलियोपेटाइल की हो रही थी, जिसे इन्होंने फोटोट्रॉपिज्म का नाम दिया। लेकिन बाद में चलकर यहाँ देखा गया कि ये जो बेंडिंग है वो ऑक्सिन की वजह से होती है, क्योंकि जब लाइट दे रहे हैं, लाइट की वजह से जो ऑक्सिन है वो डार्क साइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। डार्क साइड अगर ऑक्सिन इकट्ठा हो जाए, ऑक्सिन जो है प्रमोट द सेल इलोंगेशन, और सेल जब इलोंगेट करते हैं तो उसकी वजह से बेंडिंग जो है कोलियोपेटाइल की देखने को मिलती है। तो नोट में हम याद रखेंगे ऑक्सिन एक्युमुलेट्स इन द डार्कर साइड। तो ऑक्सिन जो है वो डार्कर साइड की तरफ एक्युमुलेट हो जाएगा और ऑक्सिन की वजह से सेल इलोंगेशन होती है। जैसे ही सेल इलोंगेट होगा तो बेंडिंग देखने को मिलती है। इस तरह से भी फिर ऑक्सिन की जो है बाय चांस डिस्कवरी हो जाती है। तो इसे किया था। फर्स्ट हम बात करते हैं बॉयसन एंड जेनसन की। तो इन्होंने क्या किया, जो कोलियोपेटाइल है उसको कट कर दिया। कट करने के बाद इन्होंने जेलेटिन जो प्लेट है वो उस पर प्लेस कर दी। जैसे ही जेलेटिन प्लेस उस पर प्लेस की और फिर उन्होंने लाइट को उससे पास करवाया। अब जो जेलेटिन सब्सटेंस होता है वो अपने में से पार्टिकल्स को जाने देता है, तो ऑक्सीजन के पार्टिकल जो हैं वो इससे आगे से
आगे सेल के पास जो है वो जाते हैं और वो सेल इलोंगेशन जो है वो करते हैं। सेल इलोंगेशन होने की वजह से इसमें भी बेंडिंग देखने को मिलती है। सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो उन्होंने कोलियोपेटाइल को कट किया और यहाँ पर उन्होंने माइका की प्लेट को प्लेस किया। तो माइका जो होता है वो वुड होती है। देन लाइट जब पास करवाई तो वुड से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो नीचे के सेल्स तक पास नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल इलोंगेशन नहीं होती है, तो नो बेंडिंग देखने को मिलती है। इसकी वजह से ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ जो भी पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो आगे पास नहीं हुए हैं, जिनकी वजह से सेल इलोंगेशन नहीं हुआ है। तो इतना तो अभी तक ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बारे में पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो है कोलियोपेटाइल में जो कि इसकी सेल इलोंगेट करता है और जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है। जब हमने इसमें वुड रखा तो वो पार्टिकल्स पास नहीं हो रहे हैं और यहाँ पे बेंडिंग नहीं देखने को मिली है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है FW की। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन ओट कोलियोपेटाइल। ओट प्लांट की जो कोलियोपेटाइल है उस पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एविना सेटाइवा ओट को कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जो ओट की कोलियोपेटाइल है उसको कट किया और वहाँ पर अगार प्लेट प्लेस कर दी और अगार प्लेट जब इन्होंने लगाई तो उस अगार प्लेट पर ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करने के बाद किसी और प्लांट पर उसको प्लेस किया, जिसकी वजह से उसमें बेंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो बेंडिंग शो करता है। तो इन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सीजन को फ्रॉम द ओट कोलियोपेटाइल। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने आइसोलेट किया था ऑक्सीजन को ओट की कोलियोपेटाइल से, तो FW वेंट ने ये किया था। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन ऑक्सीजन डिस्कवर फर्स्ट, तो ऑक्सीजन को डिस्कवर भी फर्स्ट जो है वो वेंट की क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन का। और टर्म ऑक्सीजन इज गिवन बाय FW वेंट, तो टर्म भी इन्होंने ही दी थी। हम बात करते हैं बायोअसे टेस्ट, दैट इज टेस्ट टू डिटरमाइन द रोल ऑफ हार्मोन। जो ऑक्सीजन के रोल के लिए टेस्ट किया जाता है वो था एवेना कर्वेचर टेस्ट। तो बायोअसे फॉर द ऑक्सीजन दैट इज एवेना कर्वेचर टेस्ट, और ये भी दिया था FW बेंट ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोगेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सीजन को फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन के यूरिन से इन्होंने ऑब्टेन किया था ऑक्सीजन, तो इसे कहा जाता है ऑक्सीजन A, नेम्ड एज ऑक्सीजन A नाम दिया था। सेकेंड, कोगल एंड स्मिथ ने आइसोलेट किया था ऑक्सीजन को फ्रॉम कॉर्म ग्राम ऑयल, मक्का की जो सीड होती हैं उससे ऑब्टेन और उसे नाम दिया था ऑक्सीजन B। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है ऑक्सीजन A या ऑक्सीजन B क्या होता है। तो ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन A को एक्सट्रैक्ट किया गया था एंड जर्मिनेटेड कॉर्म सीड से ऑक्सीजन B। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो तरह के होते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। पहले हम बात करते हैं नेचुरल ऑक्सीजन की। तो नेचुरल जो ऑक्सीजन है दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड IBA, इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड IPA, इंडोल एसिटोनाइट्रेट। तो ये चार जो हैं वो नेचुरल ऑक्सीजन हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड, दैट इज सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन में फर्स्ट है NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज NAM, नेफ्थलीन एसिटोअमाइड। MH is the malic hydrazide and next is 2,4-D। 2,4-D है 2,4-dichlorophenoxyacetate। 2,4-D है 2,4-dichlorophenoxyacetate and 2,4,5-T है that is 2,4,5-trichlorophenoxyacetate। तो ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। और जो MH होता है, मैलिक हाइड्राजाइड होता है, ये प्रिवेंट करता है स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। जो पोटैटो में ट्यूबर्स आते हैं या इस तरह से हमें जो वाइट कलर की आई देखने को मिलती है, उनको अगर हमने प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो स्प्रे किया जाता है MH का, या हम ऑक्सीजन भी बोलते हैं। ऑक्सीजन के स्प्रे से ये स्प्राउटिंग जो है पोटैटो में फिर नहीं आती है। इन्हें रोकने के लिए स्प्रे किया जाता है स्पेशली MH का, दैट इज़ मैलिक हाइड्राजाइड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2,4-D एंड 2,4,5-T। ये दोनों जो हैं वो हर्बिसाइड्स होते हैं या वीडिसाइड इन्हें कहा जाता है, जो किल करते हैं, टारगेट करते हैं ये डाइकॉट लीव्स को। तो डाइकॉट लीव्स को किल करने के लिए 2,4-D और 2,4,5-T का यूज़ किया जाता है एज ए हर्बिसाइड एंड वीडिसाइड। इन्हें ऑरेंज एजेंट भी कहा जाता है।
और इसे ऑरेंज एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यूज़ किया जाता था यूएसए की वॉर हुई थी, यूएसए वॉर अगेंस्ट वियतनाम जो वॉर हुई थी, उस वॉर के टाइम जो है इस हर्बिसाइड और वीडिसाइड का यूज़ किया गया था ताकि वहाँ के जो जितने भी डाइकॉट प्लांट हैं उनकी लीव्स को डाइकॉट प्लांट को किल करने के लिए, और इसलिए इसे एजेंट ऑरेंज जो है वो कहा जाता है। तो ये एक तरह के खरपतवार होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस। तो ऑक्सिन जो है वो कहाँ सिंथेसिस होता है? रूट की अपेक्स में एंड शूट की अपेक्स में ऑक्सिन जो है वो सिंथेसाइज होता है। ये एक बाइपोलर मॉलिक्यूल है। बाइपोलर मॉलिक्यूल का मतलब है कि अगर ये मॉलिक्यूल जो है वो लीव्स में है तो लीव्स से ये नीचे की तरफ मूव करता है, और अगर ये रूट्स में है तो रूट से ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। तो दोनों तरफ ये मूव करता है, तो इसलिए बाइपोलर मॉलिक्यूल इसे कहा जाता है। इसमें दो तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। बेसिपिटल मूवमेंट का मतलब है टुवर्ड्स बेस जाना। टुवर्ड्स जब बेस मूव करता है तो अपेक्स से बेस की तरफ जाने को कहते हैं बेसिपिटल मूवमेंट। एंड एक्रोपिटल मूवमेंट का मतलब होता है टुवर्ड्स अपेक्स जाना। तो बेस से अपेक्स की तरफ मूवमेंट को कहा जाता है दैट इज एक्रोपिटल मूवमेंट। और सबसे ज़्यादा अगर हम ऑक्सिन की बात करें, शूट अपेक्स में ज़्यादा ऑक्सिन होता है। 75% जो है वो शूट अपेक्स में ग्रो करता है, एंड 25% जो है वो रूट की अपेक्स में। तो रेशो की बात करें, इन द रेशो ऑफ 3:1 जो है ये प्रेजेंट होता है ऑक्सिन शूट और रूट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीऑक्सिन। एंटीऑक्सिन भी होते हैं जो कि ऑक्सिन की ग्रोथ को रोकते हैं, दैट इज TIBA, ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड। सेकेंड इज PCIB, पैराक्लोरोफिनॉक्सी आइसोब्यूटारिक एसिड। ये इनहिबिट करता है पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन। जो ऑक्सिन जो है वो मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट होती है, या उसकी बेसिपिटल या एक्रोपिटल जो मूवमेंट होती है, उनको इनहिबिट करता है एंटीऑक्सिन। नेक्स्ट हम इसके फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रोल इज सेल इलोंगेशन। तो ऑक्सिन जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ सेल इलोंगेशन होती है। क्यों होती है और कैसे होती है? दैट इज ऑक्सिन की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसकी वजह से सेल वॉल जो है वो लूज हो जाती है। अगर सेल वॉल लूज है तो उसकी वजह से एंड ऑस्मोसिस देखने को मिलता है। वाटर जो है वो अंदर एंटर करता है, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो एक्सपेंशन एंड इलोंगेशन ऑफ द सेल जो है वो होती है। इसलिए ऑक्सिन की वजह से सेल इलोंगेशन देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, जाइलम डिफ्रेंशिएशन जो है वो ऑक्सिन की वजह से होता है। तो अगर ऑक्सिन प्रेजेंट है तो प्राइमरी जाइलम जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है इनटू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम में। और सेकेंड हम बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू डिफ्रेंशिएशन। जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, उनकी भी डिफ्रेंशिएशन जो है वो ऑक्सिन की वजह से होती है। अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जाइलम जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है, और अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम है तो फ्लोएम सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में भी ऑक्सिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैलस जो होता है वो मास ऑफ सेल्स को कहा जाता है, इसलिए मास ऑफ सेल्स जो हैं वो कैलस के जो मास ऑफ सेल्स होते हैं, अगर उनमें ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और साइटोकाइनिन कम है, कंपेरेटिवली अगर हम साइटोकाइनिन से कंपेयर करें तो ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता है रूट की ग्रोथ को, या रूट रेडिकल की ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। और अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम है तो शूट जो है प्लीम्यूल की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ, दैट इज रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। तो रूट में जो नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है वो भी ऑक्सिन की वजह से ही देखने को मिलती है, और ये हमने ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्सेशन चैप्टर में डिस्कस किया है। ऑक्सिन जो सेक्रीट होता है फ्रॉम द कॉर्टेक्स सेल, कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं, रूट की कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सिन को रिलीज करते हैं, सेक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कंटिन्यूस डिवाइड होते हैं सेल्स और एक ट्यूमर फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह से नोड्यूल की फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है ड्यू टू ऑक्सिन। नेक्स्ट इज द क्राउन गॉल फॉर्मेशन। तो क्राउन गॉल फॉर्मेशन के लिए हमें पहले पता होना चाहिए दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। ये जो बैक्टीरिया होता है इसमें एक तो DNA प्रेजेंट होता है और एक इसमें TI प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ये जो TI प्लाज्मिड होता है ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इसे कहा जाता है। तो TI प्लाज्मिड में भी अपना एक tDNA प्रेजेंट होता है। tDNA इसे कहा जाता है ट्रांसफर DNA, और इस tDNA में ऑक्सिन प्रेजेंट होता है और साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। तो इस tDNA जैसे ही ये रूट के जैसे ही ये मान लो हमारे पास एक रूट है, इस रूट पे ये बैक्टीरिया जो है वो एंटर करता है, तो इसका जो tDNA होता है इसकी वजह से
इसमें प्रेजेंट ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन होता है और ऑक्सिन जो है वो सेल इलोंगेशन करता है और साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सेल डिवाइड करता है एंड इलोंगेट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें ट्यूमर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे ही यहाँ ट्यूमर फॉर्मेशन होती है तो उसे हम कहते हैं क्राउन गॉल फॉर्मेशन। तो क्राउन गॉल फॉर्मेशन भी होती है ड्यू टू ऑक्सिन की वजह से ही क्राउन गॉल फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट 7 दैट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी दैट इज द सीडलेस फ्रूट को कहा जाता है पार्थिनोकार्पी, और ये टोमेटो में देखने को मिलता है। तो पार्थिनोकार्पी बेनिफिट होती है जूस इंडस्ट्रीज में, ऑक्सिन की वजह से ही प्रमोट होती है पार्थिनोकार्पी। और जो जिब्रेलिक एसिड होता है मोर पोटेंट देन द ऑक्सिन, पार्थिनोकार्पी जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो जिब्रेलिन एसिड की वजह से देखने को मिलती है। 8th पॉइंट इज फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल में जो फ्लावरिंग होती है या लीची में फ्लावरिंग होती है उसको भी प्रमोट करता है ऑक्सिन। और इसमें हम नोट में लर्न करेंगे इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट द फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल। तो इथाइलिन भी जो है वो फ्लावरिंग पाइनएप्पल में प्रमोट करता है। 9th पॉइंट इज सेक्स एक्सप्रेशन प्रमोट फीमेलनेस इन कुकुरबिटा। तो कुकुरबिटा में जो फीमेलनेस है उसको प्रमोट करता है ऑक्सिन, और इथाइलिन भी ऑल्सो प्रमोट द फीमेलनेस। तो इथाइलिन जो हार्मोन है वो भी फीमेलनेस को प्रमोट करता है, और जो जिब्रेलिक एसिड है वो प्रमोट करता है मेलनेस को। तो ये दोनों हम कंपैरिजन में लर्न करेंगे। 10th पॉइंट इज एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है झड़ना। ऑक्सिन प्रिवेंट प्री मैच्योर एब्सिशन। तो ऑक्सिन रोकता है अगर कोई पार्ट जो है वो प्री मैच्योर है, मैच्योर अभी नहीं हुआ है, तो उसके एब्सिशन को रोकता है ऑक्सिन, बट प्रमोट एब्सिशन ऑफ मैच्योर पार्ट। लेकिन अगर कोई पार्ट मैच्योर हो गया है तो उसको झड़ने में हेल्प करता है ऑक्सिन। तो एब्सिशन का इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 11 प्रिवेंशन ऑफ स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। तो पोटैटो की जो ट्यूबर होती है उसमें जब स्प्राउटिंग है वो अगर नहीं हम चाहते हैं तो उनको अगर रोकना है तो उसके लिए स्प्रे किया जाता है MH का। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्प इन बॉन्जी फॉर्मेशन। तो बॉन्जी फॉर्मेशन का मतलब है लार्ज हाइट ट्री रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल हाइट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन। अगर हम नहीं चाहते हैं कि ट्री की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है ऑक्सिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीडीसाइड। तो वीडीसाइड की तरह यूज़ किया जाता है दैट इज़ 2,4-D एंड 2,5-T। ये इरेडिकेट कर देते हैं डाइकॉट लीव्स को। तो डाइकॉट प्लांट को अगर हमने किल करना है तो उसके लिए इन वीडीसाइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज हीलिंग ऑफ बॉन्ड के लिए भी ऑक्सिन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 15 एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस जो देखने को मिलती है वो ऑक्सिन की वजह से होती है। ऑक्सिन प्रमोट करता है एपिकल बड को। जो एपिकल बड होती है उसको प्रमोट करने का काम जो है वो ऑक्सिन करता है, और इनहिबिट करता है वो लेटरल बड को। जो साइड की जो लेटरल बड होती है उनको रोकने का काम करता है ऑक्सिन। इस तरह से ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस, और साइटोकाइनिन जो है वो इनहिबिट करता है एपिकल डोमिनेंस को और प्रमोट करता है लेटरल बर्ड्स को। तो इस तरह से कंपैरेटिवली इन दोनों को हम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 16 दैट इज रूटिंग। रूटिंग की अगर हम बात करें जो प्रमोट करता है एडवेंटेशियस रूट को। रूट फ्रॉम द स्टेम कटिंग, जब स्टेम की कटिंग की जाती है, जैसे कि किसी ट्री की जैसे किसी प्लांट के स्टेम को कट किया जाता है और उसको कट करने में उसमें रूटिंग में हेल्प करता है ऑक्सिन। नेक्स्ट पॉइंट इज लेटरल रूट्स। जो लेटरल रूट्स होती हैं वो भी अराइज होती हैं फ्रॉम पेरिसाइकिल ड्यू टू ऑक्सिन की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमें लेटरल रूट्स भी देखने को मिलती हैं। इस तरह से हमें मेन रूट होती है, जो लेटरल रूट्स होती हैं पेरिसाइकिल से ये अराइज होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन ही होती हैं। अगर एडवेंटेशियस शूट की अगर हम बात करें तो उनको प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म भी ऑक्सिन की वजह से देखने को मिलता है दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म, एंड जियोट्रॉपिज्म मतलब रिस्पॉन्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो रिस्पॉन्स होता है उसे कहा जाता है जियोट्रॉपिज्म, और इसे एक्सप्लेन किया था एक्सप्लेन बाय चेलोडनी वेंट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इस हाइपोथेसिस को। तो चेलोडनी वेंट हाइपोथेसिस दैट ऑक्सिन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होती है इन शूट स्टिमुलेट करता है वो सेल इलोंगेशन को, और रूट में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इनहिबिट करता है सेल की इलोंगेशन को। इसमें जो इस तरह से हमारे पास एक सीड है, सीड में एक पार्ट जो है वो प्लीम्यूल है एंड दूसरा जो है वो रेडिकल है।
जैसे ही ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कम है, दैट इज़ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, और टुवर्ड्स जो डाउन की तरफ जो है ग्रेविटेशन उसको खींचेगा अपनी तरफ, तो उसमें पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। तो रूट ही क्यों नीचे की तरफ जाती हैं, शूट को वो नीचे की तरफ क्यों नहीं खींचता है? इसका रीज़न ये है क्योंकि रूट में जो ऑक्सीजन है, ड्यू टू ग्रेविटेशन जो है ऑक्सीजन जो है एकमुलेट हो जाता है इट्स तरह लोअर पार्ट्स में। अब जो शूट होती है वो स्टिमुलेट करती है सेल इलोंगेशन, इसमें जो है वो सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं, इलोंगेट करते हैं, इसलिए ये ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता है। और अगर हम रूट की बात करें तो इनहिबिट करता है सेल इलोंगेशन, इसमें सेल जो इलोंगेशन है उसको इनहिबिट किया जाता है, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड जो है वो मूव करता है। तो इस तरह से रूट जो है वो ज़मीन के नीचे की तरफ ग्रो करती है और शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है। ये था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। सेकेंड फाइटो हार्मोन दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो बेसिक हार्मोन होता है, डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजन बेस। प्यूरिन का ये डेरिवेटिव होता है एडेनिन। इसे कैनेटिन हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि कैनेटिन जो होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म होती है एडिनोसाइन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये प्रमोट करता है सेल डिवीज़न। तो साइटोकाइनिन जो है वो प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को। एंड 6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन, जिसे कैनेटिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन। नेचुरली अकरिंग जो साइटोकाइनिन है उसे एक्सट्रैक्ट किया गया था फ्रॉम कॉर्न, दैट इज जियामेज से, दैट इज जियाटिन, और वो है नेचुरल साइटोकाइनिन दैट इज जियाटिन। ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड जो साइटोकाइनिन है दैट इज हेरिंग, जो फिश होती है उसके स्पर्म डीएनए से ऑब्टेन किया था, दैट इज कैनेटिन। और इसे सिंथेटिक साइटोकाइनिन कहा जाता है क्योंकि इसको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए में। और हेरिंग एनिमल सोर्स होता है, एनिमल्स के डीएनए से, फिश के डीएनए से एक्सट्रैक्ट किया गया था, दैट इज़ नोन एज कैनेटिन। तो एक्सट्रैक्टेड था ये, और फर्स्ट नेचुरली था दैट इज़ जियाटिन, जो कि जियामेज या कोकोनट वाटर से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके टेस्ट की, तो बायोसे टेस्ट टू डिटरमाइन द रोल ऑफ द साइटोकाइनिन, वो टेस्ट किया गया था टोबैको पिथ कल्चर में। तो टोबैको जो प्लांट है उसकी पिथ के सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया था स्कुग एंड मिलर ने, और उन्हें कैलस में उनको ग्रो करवाया था, जिसमें कि उन्होंने ऑक्सीजन दिया था उसको, और कोकोनट वाटर, हेरिंग स्पर्म डीएनए या ईस्ट का जो एक्सट्रैक्ट है वो इस कैलस में डाला था, जिसकी वजह से कैलस के जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ना कहीं इसमें साइटोकाइनिन है जो कि इसमें इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, इनके डालने से जो है वो डिवीज़न जो है वो प्रमोट हो रही है। तो साइट ऑफ सिंथेसिस की अगर हम बात करें, साइटोकाइनिन जो है वो रूट में प्रेजेंट होता है, एंड एंडोस्पर्म ऑफ सीड, एंडोस्पर्म जो सीड का एंडोस्पर्म होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और इसके लिए जो प्रिकर्सर होता है दैट इज़ एडिनोसाइन, और एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो AMP जो है वो प्रिकर्सर होता है साइटोकाइनिन का, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल रोल की। फर्स्ट इसका जो फिजियोलॉजिकल रोल है दैट इज सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न में हमने साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन को देखा था। क्रॉन गॉल फॉर्मेशन में भी साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन होता है। टिश्यू कल्चर में भी हमने इनको कंपेयर किया था कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो रूट फॉर्मेशन होगी, जिसे राइजोजाइनेसिस कहते हैं, और अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो प्लिम्यूल की जो है वो फॉर्मेशन होती है, शूट की फॉर्मेशन होती है, जिसे कॉलियोजेनेसिस कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट इज एडवेंशियस शूट की फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस शूट की फॉर्मेशन करता है, एंड लेटरल शूट की फॉर्मेशन करता है साइटोकाइनिन। ये भी हमने ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया था। और एपिकल डोमिनेंस को भी ओवरकम करता है, रोकता है या ओवरकम करता है, दैट इज साइटोकाइनिन। एपिकल डोमिनेंस करता है ऑक्सीजन, लेकिन उसके ओवरकम को रोकता है, दैट इज एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है साइटोकाइनिन। तो ऑक्सीजन में हमने डिस्कस किया था कि एपिकल बर्ड को प्रमोट करता है और लेटरल बर्ड को इनहिबिट करता है, लेकिन साइटोकाइनिन जो है वो एपिकल ग्रोथ को इनहिबिट करता है और प्रमोट करता है लेटरल ग्रोथ को। तो ये दोनों कंपैरिजन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 6 पॉइंट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट मैचुरेशन जो होती है, जिसे एट्यूलेशन कहा जाता है, वो साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में होती है। फॉर एग्जांपल जो सन लविंग प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है प्रोप्लास्ट। ये प्रोप्लास्ट जो है, जैसे ही अगर हम इस प्लांट को शेड में रख देंगे तो ये पेल येलो कलर का ये प्लांट हो जाता है, जिसमें एट्यूलेटेड प्लांट जो है इसे कहा जाता है। और जो प्रोटोप्लास्ट होता है
वो मैच्योर नहीं हो पाता है, और अगर मैच्योर नहीं होगा प्रोटोप्लास्ट तो पेल येलो कलर का जो प्लांट है वो देखने को मिलता है। अगर हम इसे दोबारा सन में रख देते हैं तो ये ग्रीन कलर का फिर से हो जाता है। अगर सन की प्रेजेंस इसे दी जाए तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है, और अगर शेडेड प्लांट को ही हम साइटोकाइनिन दे देंगे तब भी वो ग्रीन हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है, जब इसमें साइटोकाइनिन दिया जाता है तो ये मैच्योर हो जाता है, और प्रोटोप्लास्ट की जो मैच्योर फॉर्म होती है वो क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो है प्लांट जो है वो ग्रीन देखने को मिलता है। तो साइटोकाइनिन हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट की मैच्योरेशन को। नेक्स्ट 7th पॉइंट, दैट इज डिले सेनेसेंस। तो बुढ़ापे को जो है वो डिले करता है ये। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन इसे कहा जाता है, और इसके लिए एक्सपेरिमेंट था रिचमॉन्ड लैंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया कि साइटोकाइन एक प्लांट को, उन्होंने 2 प्लांट लिए, एक प्लांट को इन्होंने साइटोकाइनिन दिया और दूसरे को नहीं दिया। कुछ टाइम के बाद 36 आवर के बाद देखा, तब भी जिस प्लांट को साइटोकाइनिन दिया था वो ग्रीन ही रहता है, और जिसको साइटोकाइनिन नहीं दिया था विदिन 25 आवर ही वो पेल येलो कलर का देखने को मिलता है। रीज़न इसका ये है कि साइटोकाइनिन अगर प्लांट के पार्ट में है तो वो एक्ट करेगा एज ए सिंक, न्यूट्रिएंट्स एंड फोटो एसिमिलेशन स्टोर्ड इन द सिंक, जिसकी वजह से सेनेसेंस जो है वो डिले होती है। नेक्स्ट 7th हम बात करते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। तो स्टोमेटल ओपनिंग भी जो है वो साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में होती है। इंक्रीज सेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ वेजिटेबल, तो वेजिटेबल का स्टोरेज पीरियड इंक्रीज करने के लिए साइटोकाइनिन दिया जाता है। इंक्रीज वेस्ट लाइफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेशनेस ऑफ फ्लावर ड्यू टू साइटोकाइनिन। नोट में हम याद रखेंगे जो पमेलिन होता है ये मिक्सचर होता है साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड का। ये हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ एप्पल। तो एप्पल की राइपनिंग के लिए साइटोकाइनिन जो है और साथ में जिब्रेलिन दिया जाता है। अगर हमने साइज़ ऑफ फ्रूट का जो साइज़ है, जैसे अंगूर के गुच्छे और फलों का साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो भी पोमेलिन जो इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमने फिजियोलॉजिकल रोल पढ़े साइटोकाइनिन के। नेक्स्ट 3rd हार्मोन इज़ जिबरलिन्स या जिबरलिक एसिड। ये एक एसिडिक हार्मोन होता है, टर्पाइन्स का बना होता है, डाई टर्पाइन्स। अगर हम मोनोटर्पाइन की बात करें तो वो 10 कार्बन कंपाउंड होता है, एंड सेस्क्यू टर्पिन जो है वो 15 कार्बन होते हैं। डाई टर्पाइन जो होते हैं वो 20 कार्बन कंपाउंड होते हैं, 20 या 19 कार्बन। मोस्टली जो है 19 कार्बन मोस्ट कॉमन इसमें देखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट इसकी डिस्कवरी की एंड मोस्ट वाइडली यूज जो जिबरलिन एसिड है दैट इज़ GA3। ऑल जो जिबरलिक एसिड हैं वो वीक एसिड होते हैं, और इनमें प्रेजेंस ऑफ गैबिने रिंग जो है इसमें प्रेजेंट होती है। प्रिकर्सर की बात करें तो प्रिकर्सर जो इसका होता है दैट इज़ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये इसका प्रिकर्सर होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो हमने लिंक रिएक्शन में देखा है, एंड ये फर्दर जो है वो क्रैब साइकिल करता है तो वहाँ पे भी एसिटाइल कोएंजाइम प्रेजेंट होता है। तो प्रिकर्सर होता है ये फॉर द जिबरलिन एसिड के लिए जो प्रिकर्सर है दैट इज़ एसिटाइल कोएंजाइम ए। फर्स्ट हम इसको किसने डिस्कवरी की थी दैट इज़ कुरोसावा जो जापान में थे। अगर हम इनकी बात करें तो ये वर्क कर रहे थे राइस प्लांट पे, उस पर स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि उस प्लांट पे फंगल इन्फेक्शन जो है उस राइस प्लांट पे है, और जो फंगल इन्फेक्शन कर रही है दैट इज़ फंजाई, जिसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई कहा जाता है या फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मिस इसे कहा जाता है। ये बिलोंग करती है एस्कोमाइसिटीज से, और इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ नोन एज बेकने डिजीज़ या फूलिश सीडलिंग इसे कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है इसको फूलिश सीडलिंग क्योंकि इस प्लांट में जो राइस का प्लांट है वो राइस का प्लांट जो है वो बहुत इलोंगेट हो जाता है ड्यू टू दिस फंगस। इस फंगस की वजह से वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और इसमें जो फ्रूट लग रहा है या जो इसमें हमें देखने को मिलता है जो राइस है उसमें जो राइस है वो अंदर से बिल्कुल ही खाली या खोखला होता है, तो इसलिए इसे फूलिश सीडलिंग जो है वो कहा जाता है। लेटर इसकी डिस्कवरी जो है ये बुटा एंड स्मुक्ति ने इसको आइसोलेट किया था जिब्रेलिक एसिड को एज एन एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम फंजाई। तो फंजाई जो है उससे इन्होंने आइसोलेट किया था, मतलब कि उसके जो फंजाई थी उससे आइसोलेट करके स्टेराइल फिल्ट्रेट इसका निकाला था और उसको फिर अप्लाई किया था किसी प्लांट के ऊपर। देन उन्होंने देखा था कि हाइट जो है वो ग्रो हो रही है प्लांट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंक्रोस। उन्होंने डिटेल स्टडी की थी जिब्रेलिन एसिड की।
बायोएसे टेस्ट, इसके लिए जो बायोएसे टेस्ट होता है दैट इज़ ड्वार्फ पी म्यूटेंट टेस्ट एंड बार्ले एंडोस्पर्म बायोएसे टेस्ट इसके लिए किया जाता है। एंटी जिबरेलिन की बात करें तो अलार, फॉस्फोन डी एंड ट्रिपल सी को काइकोल जो हैं वो एंटी जिबरेलिन होते हैं। एंड इसकी मिक्स्ड फॉर्म की बात करें तो पोमेलिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, साइटोकाइनिन प्लस जिब्रेलिक एसिड से बनता है पोमेलिन। इसके स्प्रे से जो है वो एप्पल में इसका स्प्रे किया जाता है जिससे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है और ये यूज़ किया जाता है अगर साइज़ इंक्रीज करना हो फ्रूट का। नेक्स्ट इज़ फ्लोरिजन। फ्लोरिजन जो है वो एंथेसिन प्लस जिब्रेलिन एसिड से बनाया जाता है। ये इनिशिएट करता है फ्लावरिंग इन द प्लांट्स। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजिकल रोल की अगर हम बात करें, फर्स्ट है इंटरनोडल इलोंगेशन। इस तरह से दो नोड के बीच को इंटरनोड कहा जाता है और ये इंटरनोड जो है वो इलोंगेट होती है। जैसे ही जिब्रेलिन एसिड जो है इस प्लांट को दिया जाता है तो ये टारगेट करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम को। तो जिब्रेलिन एसिड जो है वो डिवाइड होता है, डिवीज़न में रोल प्ले करता है जिससे कि इंटरनोड जो है वो इलोंगेट करती है एंड स्टेम की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें, टू ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फनेस। जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं उसको भी ये ओवरकम करता है। इस तरह से हमारे पास एक प्लांट है जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है, अगर उसको हम बाहर से एक्सोजेनियसली जिब्रेलिक एसिड देते हैं तो वो टॉल प्लांट बन जाता है और उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ करती है ड्यू टू इंटरनोडल इलोंगेशन उसमें होता है, इस वजह से ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्थिनोकार्पी। थर्ड पॉइंट, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट की प्रोडक्शन को कहा जाता है पार्थिनोकार्पी। ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। तो जिब्रेलिन एसिड जो है वो मोर पोटेंट होता है देन ऑक्सिन। ऑक्सिन में भी हमने ये टर्म पढ़ा था पार्थिनोकार्पी, ऑक्सिन की वजह से भी होता है, लेकिन जिब्रेलिक एसिड जो है वो मोर पोटेंट होता है पार्थिनोकार्पी करने के लिए। फोर्थ पॉइंट इज़ डिले सेनेसेंस, मतलब कि ये इसमें सेनेसेंस को डिले करता है। तो जिब्रेलिन एसिड जो है वो भी डिले करता है सेनेसेंस को। साइटोकाइनिन में भी हमने देखा है कि साइटोकाइनिन जो है वो डिले करता है सेनेसेंस को। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज इन फ्रूट साइज़। तो जिब्रेलिन एसिड जो है वो फ्रूट के साइज़ को इंक्रीज़ करता है। माल्टिंग भी ये करता है। माल्टिंग का मतलब है प्रमोट सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करने के लिए प्रमोट करता है इन द ब्रीविंग इंडस्ट्री, उसे कहा जाता है माल्टिंग। तो ब्रीविंग इंडस्ट्री में सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है उसे कहा जाता है माल्टिंग और ये होता है जिब्रेलिन एसिड की वजह से। सेवन पॉइंट है सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन जो है उसको प्रमोट करता है जिब्रेलिन एसिड। तो जिब्रेलिन एसिड जो है प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन और इनहिबिट करता है वो सीड की डोरमेंसी, रोकता है सीड को डोरमेंट होने से वो रोकता है। इसी तरह से जो एब्सिसिक एसिड होता है वो सीड डोरमेंसी को करता है प्रमोट कर और सीड जर्मिनेशन को रोकता है। नेक्स्ट एट्थ पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज एंजाइम। अल्फा अमाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस भी जो है जिब्रेलिन एसिड करता है। इस तरह से हमारे पास एक सीड है, ये हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में यहाँ पर जिब्रेलिन एसिड जो है वो रिलीज होता है और जिब्रेलिन एसिड जो है वो अल्फा अमाइलेज की फॉर्मेशन करता है। ये अल्फा अमाइलेज जो है अगर हम इसकी बात करें तो आउटर सीड की आउटर कवरिंग को एलेरोन लेयर कहा जाता है जिसमें कि स्टार्च जो है वो स्टोर करता है और इस स्टार्च को कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज में, जो कि अल्फा अमाइलेज जो है इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये अल्फा अमाइलेज जो है वो जिब्रेलिन एसिड की वजह से बना होता है जो कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। रेस्पिरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 9 दैट इज़ प्रमोट मेलनेस। तो जिब्रेलिन एसिड जो है वो मेलनेस प्रमोट करता है इन कैनाबिस सटाइवा, हेम्प जिसे भांग कहा जाता है। 10 पॉइंट है बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग। तो जिब्रेलिन एसिड जो है वो बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग करता है। इसका मतलब चेंज रोजेट हैबिट इनटू वाइन हैबिट। अगर रोजेट हैबिट को वाइन हैबिट में चेंज करता है दैट इज बोल्टिंग। तरह से प्लांट होता है जिसमें कि जो नोड होता है उससे लीव अराइज होती हैं। तो इसमें नोड्स जो हैं वो बहुत ही इकट्ठे होते हैं जिसमें कि यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो पाती। तो रोजेट प्लांट है जैसे कि कैबेज हो गया, शुगर बीट हो गया, चुकंदर जिसे कहा जाता है, या स्पैनच हो गया, इनमें जो है वो फ्लावरिंग नहीं हो पाती है क्योंकि इनकी नोड्स बहुत इकट्ठे होती है और जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं वो यहाँ पे अराइज होती हैं। इस तरह की फॉर्मेशन को रोजेट कहा जाता है। अगर हम इसको जिब्रेलिन एसिड देते हैं तो इसमें इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाती है। इस तरह से नोड जो है वो दूर हो जाते हैं, बीच में इंटरनोड का रीजन आ जाता है जिसकी वजह से इसमें वे फिर फ्लावरिंग देखने को मिलती है और इस तरह के हैबिट को वाइन हैबिट कहा जाता है।
एंड इसमें फिर फ्लावरिंग होती है। तो बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग जो है वो देखने को मिलती है जिब्रेलिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 पॉइंट, दैट इज़ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का अगर हम मतलब समझें, दैट इज़ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग करने के लिए प्लांट को लो टेम्परेचर देना पड़ता है। ये हमारे पास एक प्लांट है जिसमें कि फ्लावरिंग अभी नहीं हुई है। जैसे ही हम इसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं देन इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। और अगर हम इसी सेम प्लांट में लो टेम्परेचर ना देकर इसमें एक्सोजीनियसली जिब्रेलिक एसिड दे देते हैं, मतलब बाहर से इसमें जिब्रेलिन एसिड इस पर स्प्रे कर देते हैं, तब भी हमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो वर्नलाइजेशन के रोल को भी ये करता है। अगर हम जिब्रेलिन एसिड देते हैं तो जैसे कि वर्नलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसी तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट 12 पॉइंट है, दैट इज़ फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें, जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट में लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो होती है, इसको लाइट जो है वो ज़्यादा टाइम तक मिले तब फ्लावरिंग जो है इस तरह के प्लांट में हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इस लॉन्ग डे प्लांट को लॉन्ग लाइट ना देकर इसे एक्सोजीनियसली जिब्रेलिक एसिड भी देते हैं तब भी हमें इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो इसलिए ये एज ए फोटोट्रॉपिज्म की तरह भी वर्क करता है जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट 13 पॉइंट, दैट इज़ हेस्टन द मेच्योरिटी पीरियड इन द कॉनिफर्स। एंड 14 इज़ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन द शुगर केन। 20 टन्स मोर जो है वो प्रोडक्शन रेट को ये इंक्रीज़ करता है जिब्रेलिन एसिड। इस तरह से ये फिजियोलॉजिकल रोल थे जिब्रेलिन एसिड के। नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज़ इथाइलिन। फोर्थ हार्मोन हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इथाइलिन। फॉर्मूला इज़ C2H4, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इथाइलिन है। ये एक गैसियस हार्मोन होता है और अगर इसके प्रिकर्सर की बात करें, इसका प्रिकर्सर होता है मिथ्योनिन। और मिथ्योनिन जो है वो अमीनो एसिड है, और कौन सा अमीनो एसिड है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो अभी तक हमने अमीनो एसिड के जो प्रिकर्सर पढ़े हैं, फर्स्ट हमने ऑक्सिन पढ़ा है, वो भी अमीनो एसिड ही उसका प्रिकर्सर होता है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग होती है और एरोमेटिक अमीनो एसिड वो है, तो वो भी हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा है। और अभी हम पढ़ रहे हैं इथाइलिन, और इथाइलिन भी एक अमीनो एसिड इसका प्रिकर्सर होता है मिथ्योनिन, और मिथ्योनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। नेक्स्ट हम डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी जो है स्नीस की डिस्कवरी की थी। उन्होंने एक राइपन्ड ऑरेंज को लिया, एक बाउल में उन्होंने राइपन्ड ऑरेंज लिया और दूसरे में उन्होंने अनराइप जो बनाना होते हैं उनको लिया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो राइपन्ड ऑरेंज थे उन्होंने कुछ केमिकल जो है वो रिलीज़ किया है, जिसकी वजह से अनराइप जो बनाना है वो भी राइप हो जाते हैं। तो ही ऑब्जर्व दैट रिलीज ऑफ सम वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपन्ड ऑरेंज एंड प्रमोट राइपनिंग ऑफ अनराइप बनाना को भी वो पका देते हैं। इस तरह से ये देखने को हमें मिलता है। और क्रॉकर्स ने ये कहा था कि ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो क्या है? इथाइलिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए जो टेस्ट होता है बायोएसे टेस्ट, दैट इज़ ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है इसमें देखने को मिलता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल रोल की अगर हम बात करें, फ्रूट राइपनिंग जो है वो ये प्रमोट करता है। ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट कंसनट्रेशन ऑफ जो इथाइलिन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज़ इन रेस्पिरेशन रेट, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इस तरह के रेस्पिरेशन को कहा जाता है क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन, इसे कहा जाता है, या रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टेरिक कहा जाता है। जिस तरह से अगर मोनोपॉज जब कंडीशन हो जाती है उसे भी क्लीमेटेरिक कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो ड्रास्टिक या ड्रामेटिक इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग राइपनिंग, इसे कहा जाता है क्लीमेक्टेरिक रेस्पिरेशन। सेकेंड, अगर हम फ्रूट की बात करें तो दो तरह के फ्रूट होते हैं, क्लीमेक्टेरिक फ्रूट होते हैं एंड नॉन क्लीमेक्टेरिक फ्रूट होते हैं। क्लीमेक्टेरिक जो फ्रूट होते हैं एप्पल, बनाना एंड टोमेटो, ये कंटिन्यू राइप होते हैं आफ्टर बीइंग हार्वेस्ट, इसे कहा जाता है क्लीमेक्टेरिक फ्रूट। सेकंड है नॉन क्लीमेक्टेरिक फ्रूट, दीज फ्रूट लाइक सिट्रस फ्रूट, बेरीज डू नॉट राइप फर्दर आफ्टर हार्वेस्ट, तो ये होते हैं नॉन क्लीमेक्टेरिक फ्रूट। हम बात करते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब है कि एक ही जो बीज है, फॉर एग्जांपल इन पी का जो बीज है उसमें हमें 3 रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। एपिकल हुक की फॉर्मेशन, इस तरह से हमारे पास एक बीज है उसमें एपिकल हुक की फॉर्मेशन होती है। एंड प्रमोट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, और इसी सीड में जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। इनहिबिट लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करता है। तो इस तरह से ये ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है वो एक ही सीड में देखने को मिलते हैं, उसे कहा जाता है ट्रिपल रिस्पॉन्स, जिसमें कि एपिकल हुक फॉर्मेशन, प्रमोट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड इनहिबिट लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, दिस इज नोन एज ट्रिपल रिस्पॉन्स।
थर्ड हम बात करते हैं एपिनेस्टी। एपिनेस्टी का मतलब होता है प्रमोट ग्रोथ इन द अपर सरफेस इन बाईफेशियल स्ट्रक्चर। जैसे कि बाईफेशियल स्ट्रक्चर लीव का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो तरह के सरफेस हैं, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। तो प्रमोट ग्रोथ इन अपर सरफेस, अपर सरफेस जो है इसका वो उसमें ग्रोथ शो होती है एंड हेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड कर्वेचर, जिसकी वजह से जो डाउनवर्ड होता है वो कर्व हो जाता है, इसे कहा जाता है एपिनेस्टी। फोर्थ हम बात करते हैं ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, जैसे इन पीनट जो होते हैं उसमें सीड जो डॉर्मेंसी है उसको तोड़ता है और उसमें सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट प्रमोट स्प्राउटिंग इन द पोटैटो ट्यूबर। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो पोटैटो में स्प्राउटिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है, दैट इज ऑक्सिन, और स्प्राउटिंग को प्रमोट करता है, दैट इज इथाइलिन। एंड एमएस जो होता है ये ऑक्सिन है, इनहिबिट करता है स्प्राउटिंग इन द पोटैटो ट्यूब। एंड 6 पॉइंट इज प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो। तो इथाइलिन जो है वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग को पाइनएप्पल एंड मैंगो में करता है, और ऑक्सिन भी प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 7 पॉइंट इज हेल्प इन रूट हेयर फॉर्मेशन। 8th इज हेल्प इन इंटरनोडल एंड पेटियोल इलोंगेशन इन द डीप वाटर राइस प्लांट। और पेटियोल की इलोंगेशन भी करता है, जैसे राइस के जो प्लांट होते हैं उसमें जो उसकी पेटियोल होते हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं ताकि वो वाटर से सरफेस पे आ सकें। और इंटरनोड की फॉर्मेशन भी करता है। सेक्सुअल रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि प्रमोट करते हैं फीमेलनेस इन द कुकुम्बर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और इसकी केमिकल फॉर्म को कहा जाता है इथेफॉन, जो एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन होता है। ये थिनिंग ऑफ कॉटन एंड चेरी वॉलनट की थिनिंग करता है एंड फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल जो है वो इंड्यूस करता है। नेक्स्ट हार्मोन इज द एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो स्ट्रेस हार्मोन इसे कहा जाता है और ये डेरिवेटिव होता है कैरोटेनॉइड का। और इसकी डिस्कवरी की है एडिकॉट ने कॉटन फ्रूट में, जिसमें एब्सिशन 1, एब्सिशन 2 इसे कहा जाता है। एंड वेरिनिंग ने इनहिबिटर बी की डिस्कवरी की है। तो इस तरह से ये तीनों भी क्या हैं, इन्हें भी एब्सिसिक एसिड के अनदर नेम जो हैं ये 3 हैं, एब्सिशन 1, एब्सिशन 2 एंड इनहिबिटर बी इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट हम इसके फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो सीड डॉर्मेंसी को ये प्रमोट करता है, प्रमोट्स सीड डॉर्मेंसी, सीड को डॉर्मेंट करता है, स्टोमेटल को क्लोजिंग करता है, एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह वर्क करता है, प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ को गिराने का एक काम करता है। और किस तरह से करता है, इस तरह से जो पल्विनिस होता है लीव्स में जहाँ देखने को मिलता है पल्विनिस की फॉर्मेशन होती है और एब्सिसिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सिंथेसिस ऑफ सुब्रेनिन ये करता है और सुब्रेनिन जो है वो ब्लॉकेज कर देता है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। तो लीव तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ जो है वो हो जाता है। एब्सिशन का मतलब है झड़ना, तो झड़ जाती हैं ओल्ड लीफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th पॉइंट, दैट इज प्रिकॉशियस जर्मिनेशन एंड विविपेरिटी। प्रिकॉशियस जर्मिनेशन और विविपेरिटी का मतलब होता है, इस तरह से मान लो हमारे पास एक प्लांट है, ये हमारे पास एक ट्री है, मैंगो ट्री है। तो मैंगो ट्री की जो फ्रूट है उस फ्रूट के अंदर हमें सीड देखने को मिलता है और ये सीड जो है अगर यहीं प्लांट के ऊपर ही रहकर ये जर्मिनेट होना स्टार्ट कर दे, इसमें हमें लीव्स देखने को मिल जाएं या शूट की इसमें फॉर्मेशन हो जाए। जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट ऑन द पेरेंट प्लांट, अभी तक ये पेरेंट प्लांट पे ही है, तभी अगर इसका जो बीज है वो जर्मिनेट कर जाए और उससे लीव्स अराइज हो जाएं तो उसे कहा जाता है प्रिकॉशियस जर्मिनेशन एंड विविपेरिटी। ये एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है प्रिकॉशियस जर्मिनेशन को। तो अगर क्योंकि ये मैंगो के ट्री में एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है या इसके फ्रूट में एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो इसमें इस तरह की जर्मिनेशन उसकी गुठली में नहीं होने देता है। लेकिन इन केस ऑफ जो एब्सिसिक एसिड डेफिशिएंट एम्ब्रियोज होते हैं, जैसे कि जो मैंग्रोव्स प्लांट होते हैं, उनमें ये एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है और उन प्लांट में हमें प्रमोट देखने को मिलती है, प्रिकॉशियस जर्मिनेशन जो है उन प्लांट में देखने को मिलती है। अगर हम मैंग्रोव प्लांट की बात करें तो मैंग्रोव प्लांट का एग्जाम्पल है राइजोफोरा। इस तरह से हमारे पास एक मैंग्रोव प्लांट है जिसकी जो रूट्स होती हैं वो इस तरह से नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म करती है और ऊपर की तरफ अराइज होती है। तो ये रूट जो इनमें देखने को मिलती हैं उन्हें हम रेस्पिरेटरी रूट या निमेटोफोर कहते हैं। और इस तरह से इनमें जो पोर्स होते हैं जिन्हें हम निमेटोफोर्स कहते हैं, ये हमें देखने को मिलता है मैंग्रोव प्लांट्स में। तो इन मैंग्रोव प्लांट्स में जो दलदल में ये प्लांट ग्रो करते हैं, इन प्लांट का जो फ्रूट होता है इनमें जो
सीड होता है या एम्ब्रियो होता है, उसी में एम्ब्रियो जो है वो हमें जर्मिनेशन उसमें देखने को मिलती है, उसी में जो है लीव्स की ग्रोथ हो जाती है। जब ये यहाँ से डिटैच्ड हो जाता है और ये इस तरह से दलदली प्लांट में ग्रो करने में हेल्प हो जाती है इसको, क्योंकि अगर दलदली में अगर हम डायरेक्ट बीज डालते हैं तो ये जो जर्मिनेशन है वो नहीं शो होगी। इस तरह की मॉडिफिकेशन जो है वो मैंग्रोव प्लांट में देखने को मिलती है, ताकि ये प्लांट जो है वो आगे जर्मिनेट कर सकें, ताकि ये ग्रो कर सकें। तो मैंग्रोव प्लांट के एग्जाम्पल हैं राइजोफोरा, हेरिटेरिया, एविसेनिया एंड सोनेरेटिया। ये मैंग्रोव प्लांट के एग्जाम्पल हैं जिनमें हमें प्रिकॉशियस जर्मिनेशन या विविपैरिटी देखने को मिलती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड यहाँ पे एब्सेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांट हॉर्मोन्स। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है प्लांट हार्मोन का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।